नमस्कार दोस्तों, चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं सुरजीत सिंह जाखड़ आज दूसरे दिन फिर इतिहास को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल हमारी जो बातें हुई थी वो इतिहास के प्रारंभिक परिचय और सिंधु सभ्यता को लेकर हुई थी। सिंधु सभ्यता के विषय में हमने दो पॉइंटों का अध्ययन किया था। एक तो सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें चार्ल्स मेसन से लेकर एक कर्निघन तक किस प्रकार से प्राप्त हुई। उसके पश्चात हमने कल देखा था कि सिंधु जो सभ्यता थी उसके नामांकन को लेकर किस प्रकार की धारणाएं व्याप्त है, और हमने उसके तीन नाम निर्धारित किए थे: सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। मार्शल से लेकर उपयुक्त नाम हम हड़प्पा तक पहुंचे थे। उसके आगे अगर हम दूसरी इसकी बात करें तो इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है सिंधु सभ्यता का उद्भव। किस प्रकार से यह सभ्यता अस्तित्व में आई, कहां से आई, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, यह भारत की है या विदेश की है, कई बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम इस उद्भव की बात करें तो इसमें हमें दो मत दिखाई देते हैं। कुछ लोग मानते हैं सिंधु सभ्यता का विकास विदेशियों ने किया, तो यह विदेशी मत कहलाता है। और कुछ लोग मानते हैं सिंधु सभ्यता का विकास भारतीयों ने किया, यानी भारतीय मत। अब प्रत्येक जो भी विद्वान अपना मत प्रतिपादित करते हैं वो उसके पीछे कारण देते हैं। हम अगर बात करें विदेशियों से तो विदेशियों में इस मत का जो समर्थन है विदेशी मत का समर्थन करते हैं, उन विद्वानों में हम देखते हैं मार्शल, पिगट महोदय, मार्टिन व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स, डी कोशाम्बी, गार्डन चाइल्ड, आदि। ये सभी लोग सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है ये विदेशियों के माध्यम से मानते हैं। अगर मैं बात करूं भारतीय मत के समर्थन की, तो राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष, टी.एन. रामचंद्र, देखिए दोस्तों, हम भारतीय मत की जो चर्चा करेंगे वो कुछ देर बाद में करेंगे। पहले हम देखते हैं कि विदेशी मत अपने मत को पुष्ट करने के लिए किन किन बातों के ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हम देखते हैं कि विदेशियों के अंदर जो उत्पत्ति या जो उद्भव है, इन विद्वानों के अनुसार सिंधु का उद्भव मेसोपोटामिया या सुमेरियन
सभ्यता से माना जाता है। इनके अनुसार या इनका जो कथन है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मैसो के द्वारा की गई। मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता ने सिंधु सभ्यता का उद्भव किया। इनका आधार है कि मैसो से लोग 2400 ईसा पूर्व के लगभग बीसी के लगभग भारत आए। और उन्होंने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया। इनके मत के अनुसार 2400 बीसी या 2400 ईसा पूर्व से लोग भारत आए और भारत आकर उन्होंने इस सिंधु सभ्यता का विकास किया या इसकी उत्पत्ति की। इससे हम आगे चलें उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो जो भी इसके ऊपर अंकित किया जा रहा है आप चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम जो बात कर रहे थे अभी विदेशी मत और विदेशी मत में हमने अभी देखा कि मार्टिन व्हीलर, पिगट, मार्शल आदि लोगों ने कहा कि सिंधु सभ्यता की जो उत्पत्ति है वो मैसो से हुई। कुछ लोग इसके समर्थन में आए और कुछ लोगों ने इस मत का खंडन किया या इस मत का विरोध किया। कुछ लोग इस मत के समर्थन में हैं और कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं और सभी ने अपने अपने तर्क के द्वारा इसे पुष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए पहले हम बात करें जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो किन बातों के द्वारा तर्क देते हैं कि मैसो से उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्थलीय आकृति का प्रभाव। स्थलीय आकृति का प्रभाव जिस प्रकार से मैसो में रहा उसी प्रकार से भारत में रहा। इनकी बसावट भी उसी प्रकार से नदियों के किनारे रही जिस प्रकार से मैसो की रही। तो पहला समर्थन का पॉइंट। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यह कहते हैं कि दोनों से मेरा तात्पर्य मैसो और सिंधु दोनों से, तो दोनों में ईंटों का प्रयोग हुआ। दोनों में ईंटों का प्रयोग। मैसो और सिंधु दोनों के अंदर ईंटों का प्रयोग। ईंटों की जानकारी कल हमने ली थी कि किस प्रकार से बटन बंधुओं ने कराची से लाहौर में रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हड़प्पा नामक नगर के टीले में से कुछ ईंटें प्राप्त की थी। हालांकि उनका उद्देश्य किसी सभ्यता की जानकारी का नहीं था। आगे अगर हम चलें तीसरे नंबर पर अगर इसके हम देखते हैं तो ये लोग जो समर्थन में हैं वो कहते हैं कि मैसो के समान ग्रेट बाथ का मोहनजोदड़ो से मिलना। ग्रेट बाथ से मेरा तात्पर्य आपने नाम सुना होगा सभी ने, महान स्नानागार। यह महान स्नानागार सिंधु सभ्यता के एक नगर मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। लड़काना प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। हम आगे चर्चा करेंगे इसकी, कितना बड़ा है, कैसा है, किसका लेप किया गया है, ये सारी चर्चाएं हम आगे करेंगे। लेकिन एक ऐसा ग्रेट बाथ या महान स्नानागार मैसो से प्राप्त हुआ जिस प्रकार का मोहनजोदड़ो से, तो दोनों में यह समानता दिखाई दी। अब जो लोग इस चीज का विरोध करते हैं वो अपने पक्ष में क्या तर्क देते हैं? सबसे पहला जो तर्क दिया जाता है वो यह दिया जाता है, मैसो में
केवल कच्ची ईंटों का प्रयोग, जबकि सिंधु में पक्की, यानी सिंधु में कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों का प्रयोग भी देखा गया, जबकि मेसोपोटामिया में केवल और केवल कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया। दूसरा जो हम देखते हैं वो कहते हैं मेसो में जिगुरात का मिलना। जिगुरात से मेरा तात्पर्य है मंदिर। सिंधु से नहीं। देखिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए मेसोपोटामिया वाले जिगुरात या मंदिर में जाया करते थे, लेकिन सिंधु वासियों में इस चीज का अभाव देखा गया। जब हम सिंधु की धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार के चिन्हों का, प्रतीक चिन्हों का या प्राकृतिक वस्तुओं को उन्होंने देवीय रूप प्रदान किया या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उन्होंने यज्ञ परंपरा का पालन किया। आगे हम देखते हैं तीसरे नंबर पर सिंधु की लिपि भावात्मक, चित्रात्मक, जबकि मेसो की लिपि किलाक्षर। सिंधु की लिपि जो थी वो भावात्मक थी, जबकि मेसो की लिपि कैसी थी? किलाक्षर थी, जो हमें इस चीज से अलग करती है कि सिंधु का निर्माण मेसोपोटामिया वालों ने किया। एक और पॉइंट अगर हम देखें तो हम देखते हैं सिंधु में उच्च नगर नियोजन और जल निकास की व्यवस्था जबकि मेसो में अभाव। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में है इसका नगर नियोजन, इसलिए इसे एक नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा, यहां पर उच्च जल निकास की प्रणाली थी, जिसकी तुलना क्रीट या यूनान की सभ्यता से की जाती है और विश्व में कहीं भी ऐसी जल निकास व्यवस्था दिखाई नहीं दी है। और इन सब चीजों का मेसोपोटामिया में अभाव होना इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि यहां का निर्माण मेसोपोटामिया के लोगों ने नहीं किया। तो ये तो हमारी चर्चा हुई पहले पॉइंट की या पहले मत की कि विदेशी मत किस प्रकार से किन किन लोगों ने इसका समर्थन किया और किन किन लोगों ने क्यों क्यों इसका समर्थन किया, और जो बाकियों ने इसका विरोध किया वो आखिर इसका विरोध क्यों किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे भारतीय मत की तरफ। अगर मैं बात करूं भारतीय मत, देखिए भारतीय मत में भी
दो धारणाएं हैं। इन दो धारणाओं में यदि हम देखते हैं, एक धारणा है आकस्मिक उद्भव, अचानक उद्भव, और एक धारणा कहती है क्रमबद्ध तरीके से इसका विकास हुआ, क्रमिक विकास। जो कहते हैं आकस्मिक हुआ, अचानक उद्भव हुआ, इस मत के समर्थक हैं अल्जीरा। इस मत के समर्थक हैं अल्जीरा। देखिए, इस मत को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि एक सभ्यता का विकास आकस्मिक होना संभव नहीं है। अगर हम बात करें क्रमिक विकास, और इस क्रमिक विकास की जो अवधारणा है या इस बात का जो समर्थन है वो करते हैं अमलानंद घोष या एक घोष। अमलानंद घोष कालीबंगा से भी रिलेटेड रहे हैं, अमलानंद घोष। इन्होंने जो इस समर्थन का जो आधार लिया, वो आधार लिया सिंधु पूर्व की बस्तियां, यानी मानव का विकास भारत में पाषाण काल से ही माना गया है, और उसके आधार पर इन्होंने कहा कि इसका विकास अचानक न होकर क्रमबद्ध या चरणबद्ध तरीके से इसका विकास हुआ है। और इन्होंने जो आधार लिया है वो है सिंधु पूर्व की बस्तियां, सिंधु पूर्व की बस्तियां हमें अलग अलग जगहों से देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेहरगढ़, कुल्ली, नाल, रोजदी, शादंब आदि जो बस्तियां हैं ये भारत में सिंधु से पूर्व ही हमें दिखाई देती। तो इस आधार पर अमलानंद घोष का कथन है कि सिंधु सभ्यता का विकास आकस्मिक घटना न होकर लगातार क्रमबद्ध या चरणबद्ध तरीके से इसका विकास हुआ है। सामान्यतः इसकी उत्पत्ति में दूसरा भारतीय जो मत है, यह माना जाता है भारत की प्राचीनतम जनजाति द्राविड़ जनजाति से उत्पत्ति, और इस मत का समर्थन करते हैं राखलदास बनर्जी। अधिकांश विद्वान जो इन्हें भारतीयों से उत्पत्ति मानते हैं वो मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति भारतीयों द्वारा और द्राविड़ जनजाति के द्वारा की गई। तीसरा, इसके अंदर क्रमिक विकास में ही हम देखते हैं कुछ लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति आर्यों के द्वारा की गई, और उस बात का समर्थन करते हैं टी.एन. रामचंद्रन। लेकिन आर्यों का विकास वाला मत थोड़ा सा कम मान्य माना जाता है, क्योंकि इसके आधार पर यदि हम देखें तो एक बार नगरीय सभ्यता बसने के पश्चात दोबारा से ग्रामीण व्यवस्था आने का कोई तात्पर्य नहीं है, और सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय व्यवस्था के तौर पर जानी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं सर्वाधिक जो उपयुक्त मत है वो है कि सिंधु सभ्यता में भारतीय मत में द्राविड़ जनजाति के द्वारा जिस मत का प्रतिपादन राखलदास बनर्जी द्वारा किया जाता है वही माना जाता है। तो ये हमारी बात हुई कल के दूसरे टॉपिक की कि सिंधु सभ्यता का उद्भव किस प्रकार से हुआ। अभी तक हमने देखा सिंधु सभ्यता का नामांकन, सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी, सिंधु सभ्यता का उद्भव किनके द्वारा किया गया। आगे हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता अस्तित्व में किस प्रकार से आई।
सिंधु सभ्यता अस्तित्व में किस प्रकार से आई? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कलकत्ता लॉर्ड 4 में कलकत्ता में पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना करवाई। देखिए, आप लोगों के लिए यहां पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यह कि भारत में पुरातत्व संग्रहालयों का जनक किसे कहा जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम है लॉर्ड कर्जन। इससे थोड़ा सा हम पहले बढ़े 1861 के आसपास कि भारत में पुरातत्व का जनक या प्रथम पुरातात्विकविद किसे कहा जाता है, तो है ए कर्निघन, अलेक्जेंडर कर्निघन। और एक उससे भी 2 कदम आगे चले तो हम देखते हैं कि भारत के प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया, तो वह है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। भारतीय प्राग ऐतिहासिक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, भारतीय पुरातत्व ए कर्निघन, अलेक्जेंडर कर्निघन। और भारत में पुरातत्व संग्रहालयों का जनक किसे कहा गया, तो वह होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी, 1904 के अंदर इन्होंने पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कलकत्ता में करवा दी। लेकिन भारत में कोई भी विभाग या कहीं भी कोई भी विभाग कब तक कार्य नहीं करेगा दोस्तों, जब तक कि उसमें काम करने वाला योग्य व्यक्ति नहीं आएगा। और इस पुरातत्व संग्रहालय सर्वेक्षण या विभाग, पुरातत्व विभाग का निदेशक निदेशक 1920 में 1920 में सर जॉन मार्शल को बनाया गया। उन्नीस सौ 1920 में इसका जो निदेशक था वो बनाया गया सर जॉन मार्शल को। कब बनाया गया? 1920 में। मैंने अभी आपसे बातचीत की कि कोई भी विभाग कब तक काम नहीं करेगा, जब तक कि उसमें योग्य व्यक्ति न आ जाए। और इसमें जो योग्य व्यक्ति आए वो आए कब? 1920 में, सर जॉन मार्शल के रूप में। इन्होंने कहा कि भाई, जब चार्ल्स मेसन खोज कर चुके हैं, लोगों को जानकारी दे चुके हैं, जब आकस्मिक तौर पर लाहौर कराची के बीच में से हमें ईंटें प्राप्त हो चुकी हैं, ए कर्निघन साहब लगातार उस पर शोध कर चुके हैं, तो आप इन सबको बाहर क्यों नहीं निकालते हो? तब इन्हीं के निर्देशन में कल हमारी एक छोटी सी बात हुई थी कि आपकी सभ्यता का विकास जो हुआ है वो इस सप्त सैंधव प्रदेश में हुआ है। किस प्रदेश में हुआ दोस्तों? सप्त सैंधव प्रदेश। इस प्रदेश को 7 नदियों का क्षेत्र होने के कारण नाम दिया गया है सप्त सैंधव प्रदेश। इस प्रदेश की हम आगे चर्चा, इसे देवकृत योनि भी क्यों कहते हैं, क्या यहाँ की खासियत है, ये हम हमारे अगले टॉपिक वैदिक सभ्यता संस्कृति में देखेंगे। फिलहाल हम यहां पर इतना देखते हैं कि 7 नदियों वाले इस क्षेत्र में आपकी सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। ये 7 नदियां एक बार मैं आपसे फिर बात कर लेता हूं। कल हमारी बात हुई थी सिंधु,
चिनाब, रावी, व्यास, झेलम, सतलज और सबसे अंत में सरस्वती। सरस्वती नदी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी सिंधु के साथ साथ वैदिक संस्कृति में। अगर हम बात करें कि सर जॉन मार्शल ने कहा कि खुदाई की जाए, तो इन्होंने इनके निर्देशन में 1921 में 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर खोजा गया। ठीक इसके एक साल के बाद 1922 में सिंधु नदी के तट पर राखलदास बनर्जी, ये नाम सभी दोबारा आएंगे जब हम अलग अलग जो भी स्थल हैं उनका अध्ययन करेंगे, इसलिए मैं यहां इनको पूरा नहीं लिख पा रहा हूं। मोहनजोदड़ो, इनकी संपूर्ण जो हम जानकारी है वो हम देखेंगे जब हम अलग अलग स्थल पढ़ेंगे। फिलहाल केवल ये कि ये अस्तित्व में लाने का सर्वाधिक श्रेय किस व्यक्ति को दिया गया, तो वो जॉन मार्शल है। जॉन मार्शल ने 1921 में रावी नदी के बायां तट, आगे चर्चा करेंगे, उस पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा, और ठीक उसके एक साल के बाद 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी, जो वास्तव में यहां पर कुषाणकालीन उपकरण खोज रहे थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो नगर की खुदाई की। इसके आगे बढ़ते हैं। यह समय वो था जब भारत पर पूरी तरह ब्रिटिश शासन स्थापित था। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह हम कह सकते हैं कि संपूर्ण शक्ति ब्रिटिश ताज के अधीन चली गई थी। इसलिए महत्वपूर्ण सारी जो घोषणाएं हैं वो हमें लंदन में करनी पड़ती थी। और सर जॉन मार्शल ने भारत में हो रही इस खुदाई की या इस सभ्यता की जानकारी, खुदाई की आधिकारिक घोषणा कब की, तो वो समय है 1924। यानी भारत में हो रही इस खुदाई की आधिकारिक घोषणा सर जॉन मार्शल ने 1924 में की। अब किसमें की, अगला क्वेश्चन यह बनता है। अगर किसमें की पूछा जाए तो यह आधिकारिक घोषणा जो है वो की गई एक पत्रिका में, लंदन वीकली समाचार पत्र में की। पत्रिका है, पत्र है, लंदन वीकली समाचार पत्र में इस खुदाई की आधिकारिक घोषणा। यानी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कि भारत में एक सभ्यता स्थल है, उसकी जानकारी हमें मिली, उसे हमने प्राप्त करना शुरू कर दिया, उसका हमने नामांकन कर दिया और यह जानने की कोशिश की कि यह सभ्यता कहां से और किसके द्वारा भारत में विकसित की गई। अब तक हमने जो जाना उसकी बातें हो चुकी। अब अगला इसका पड़ाव आएगा, अगर भारत में यह सभ्यता है, यह प्राप्त की जाने शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन बनता है कि आखिर यह सभ्यता कहां तक है, कितनी बड़ी है। कोई भी नगर हो, जब हम उसका पहली बार नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही प्रश्न आता है, वो नगर कहां है, कैसा है, कितना बड़ा है। तो अभी हमारे सामने एक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलना शुरू हुई, तो हम देख रहे हैं अगला इसका जो पड़ाव होगा वो होगा कि ये नगर या ये सभ्यता कितनी बड़ी थी। तो हम देखेंगे इसका विस्तार। अगला हमारा जो पॉइंट है वो होगा सिंधु, आखिर सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां से लेकर
कहां तक या किन किन देशों में मौजूद था। अगर हम इसकी बात करें तो हमें दिशाओं के अनुसार चलते हुए इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। आप यहां पर सभी लोग जो भी जुड़े हैं या जो भी चैनल देखेंगे, सर दिशाओं का ज्ञान आसानी से हर बच्चे को होगा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और ये पश्चिम। अगर मैं बात करूं विस्तार की तो पहला पॉइंट हम लेते हैं देशों में। किन किन देशों में इसका विस्तार हुआ। तो देखो, सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में हुआ। भारत, हमारा एक दूर का मित्र, पाकिस्तान नजदीक है लेकिन हमसे दूर रहता है, और एक अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए, मैंने ये तीनों जो नाम लिखे हैं ये क्रम वाइज लिखे, यानी सिंधु सभ्यता का अगर कभी पूछा जाए कि सर्वाधिक विस्तार किस देश में है, सर्वाधिक स्थल किस देश में मिले हैं, तो वह भारत है। जबकि सबसे कम स्थल मुंडीगाग, शोरतागुई, राणागुंडई, ये सारे जो स्थल हैं ये हमें कहां से मिले हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान बीच में। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि 3 देशों के अंदर, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इसका विस्तार हुआ है। अगर हम भारत के संदर्भ में इसकी बात करें कि इसके अंतिम बिंदु कहां से लेकर कहां तक हैं, तो देखिए उत्तर दिशा के अंदर एक स्थान है जिस स्थान का नाम है मांड या मांडा। यह वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य में है और प्रत्येक क्षेत्र किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित होगा। तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो भारत में उत्तर के अंदर सबसे अंत में जो स्थल है वो है मांड या मांडा। उत्तर से लेकर अगर हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम बढ़ रहे हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण के अंदर दोस्तों आपने फिल्मी नगरी का नाम जरूर सुना होगा जिसका नाम है मुंबई। इस मुंबई की अगर मैं बात करूं, यह महाराष्ट्र राज्य में है और सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु भी दईमाबाद किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। अब अगर नदी की बात करें हम तो आपको नदी जो है वो मिलती है यहां पर परवरा नदी। अगर परवरा कभी न हो तो यह मुख्यतः गोदावरी नदी की सहायक नदी मानी जाती है। इसलिए हो सकता है कि कई बार आपको गोदावरी की जगह परवरा मिले या परवरा की जगह गोदावरी मिले। तो सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम जो बिंदु है वो माना गया दईमाबाद। अगर हम नक्शे में इस तरफ चल रहे हैं तो हम चल रहे हैं पूर्व की तरफ, और पूर्व में यदि हम देखते हैं तो इस सभ्यता का जो अंतिम बिंदु है वो है आलमगीरपुर। आपने आलमगीरपुर, अब ये कहां है? तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा राजनीति में, आदरणीय बहन मायावती, जो अब अखिलेश जी की बुआ जी। तो किस राज्य से संबंधित हैं? जैसे ही मैंने मायावती जी का नाम लिया, यूपी। यूपी में मेरठ। तो पूर्व में जो बिंदु है वो है आलमगीरपुर, मेरठ। अगर हम इसकी बात करते हैं किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हो गए दोस्तों? हिंडन नदी के किनारे। अब हमारे सामने 3 स्थल आ चुके हैं।
उत्तर में मांड या मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर, और अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो एक स्थल है जिसका नाम है सूतगेंडोर। सूत का गेंडोर, सूत का डोरा हम ध्यान में रख सकते हैं। सूत का गेंडोर यह पड़ता है बलूचिस्तान में, मकरान बलूचिस्तान, लगभग कराची से 300 किलोमीटर दूर सूत का गेंडोर बलूचिस्तान। तो ये सारे इसमें अगर हम नदी पूछी जाए तो नदी होगी द्वाशक, द्वाशक या दस्त नदी के तौर पर हम देख सकते हैं कौन सा नगर है, सूत का गेंडोर। तो ये हमने चारों दिशाओं के 4 नगर प्राप्त किए। अगर हम इन नगरों को या इन पॉइंटों को एक साथ मिला देते हैं तो हमारे सामने इसकी आकृति स्पष्ट हो जाती है। अगर हम इन नगरों को आपस में मिलाते हैं तो दोस्तों हमारे सामने सिंधु सभ्यता की संपूर्ण आकृति स्पष्ट हो जाती है। इस आधार पर यदि हम देखते हैं तो सिंधु सभ्यता की आकृति किस प्रकार दिखाई दी। त्रिभुजाकार, यानी सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो किस प्रकार है, त्रिभुजाकार। अगर हमारे सामने एक त्रिभुजाकार कोई क्षेत्र है तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई जानकर। अगर हम इसकी लंबाई देखते हैं, इसकी अगर हम लंबाई देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर इसकी लंबाई हमने देखी तो वो निकल कर आती है लगभग 1400 किलोमीटर। अगर हम इसकी चौड़ाई देखें, भाई लंबाई तो कितनी आई 1400 किलोमीटर, अगर हम इसकी चौड़ाई कह दो या आप पूर्व से पश्चिम की तरफ कह दो तो इसकी जो चौड़ाई है वो निकल कर आती है लगभग 1600 किलोमीटर। अगर हमारे पास में इसकी लंबाई और चौड़ाई है तो हम आसानी से इसका क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग। अगर हम इसको राउंड फिगर में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं लगभग 13 लाख। ये आपके सिंधु सभ्यता का विस्तार हमने निकाला इसके उत्तरतम, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर मैं बात करूं यहां से हिंदुकुश पर्वत से ऊपर उत्तरतम बिंदु 2 जो कि किस देश में पड़ेंगे, अफगानिस्तान। तो यहां पर 2-3 नगर हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। एक मुंडीगाक है, मुंडीगाक, एक शोरतागुई है और एक आपको याद रखना है राणा गुंडई। जहां से ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घोड़े का जबड़ा यदि कहीं से कभी पूछा जाएगा तो वो राणा गुंडई अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। अब ये तो हमारी सीधी सीधी बात हुई, लेकिन भारत में आप 1826 से लेकर चले या 1921 से लेकर चले वर्तमान 2020 तक लगातार इन नगरों की खुदाई की जा रही है और लगातार खुदाई होने के कारण इसकी आकृति और क्षेत्रफल इन दोनों में बदलाव हो रहा है। लगातार नए क्षेत्र प्राप्त हो रहे हैं और पुराने क्षेत्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। तो इन सबको देखते हुए हम वर्तमान की यदि बात करें तो महिला सुपरवाइजर का पेपर हम देख सकते हैं
जिसके अंदर पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का वर्तमान में क्षेत्रफल लगभग कितना हो चुका है। अगर हम ऐसा देखते हैं तो आप ये अलग से देख सकते हो नोट। पहली बात वर्तमान क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर भाई क्षेत्रफल बड़ा है तो इसकी आकृति भी बड़ी होगी, तो इसकी अगर हम वर्तमान आकृति कभी पूछ ली जाए तो ये कितनी होगी, कैसी होगी? विषम चतुर्भुजाकार। यह है सिंधु सभ्यता का विस्तार। आप इन दोनों की ओर जरूर ध्यान दें क्योंकि यह लगातार काफी टाइम से चला आ रहा है और हो सकता है कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में वर्तमान शब्द लगाकर दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए वर्तमान क्षेत्रफल लगभग कितना और वर्तमान आकृति कैसी, तो यह विषम चतुर्भुजाकार और 20 लाख वर्ग किलोमीटर। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक होगा। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट के अंदर। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।